बिग लॉस फॉर इंडिया। इस वीडियो में देखते हैं हमारे दोस्त के साथ। इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से इंडिया को एक बड़ा लॉस हो सकता है। इनफैक्ट G20 मीटिंग में सबसे बड़ी जीत जो इंडिया ने हासिल की थी, उसी जीत को शायद हमें गंवाना पड़ सकता है। मतलब पूरी मेहनत पर पानी। अब ऐसा क्या बड़ा लॉस इंडिया को होने वाला है, उस पर नजर डालने से पहले ये इजराइल पैलेस्टीन वॉर में करंट सिचुएशन क्या चल रही है ये जान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि इंडिया को कैसे इफेक्ट कर रहा है। सो आज के तारीख में वॉर अपने चरम सीमा पर है। जैसे आपको पता है, यूएस ने जितने रॉकेट्स अफगानिस्तान में एक साल में फेंके थे, उतने रॉकेट्स इजराइल ने यानी कि 6000 प्लस रॉकेट्स गाजा पर गिरा दिए हैं ओनली इन 15 डेज। आज के तारीख में पैलेस्टीन की आवाम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। टर्किश न्यूज ए ने ऑफिशियल डेटा कोट करते हुए यह बताया कि इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड में टिल डेट 4385 पैलेस्टीनियंस, जिसमें से 1756 बच्चे और 1000 वुमेन मारे गए। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और हमास के अटैक्स में भी अब तक 1400 इजरायली सिटीजन्स मारे गए। बेसिकली हमास के इस पूरे टेरर अटैक में भी मोस्टली आम पैलेस्टीनियन जनता ही जान गंवा रहे। अब ये डिस्टर्बिंग न्यूज को सुनकर हमने इस मुद्दे पर जब गौर किया, तब हमें एक बहुत ही वियर्ड पैटर्न नजर आया, जिससे ये बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया कि पैलेस्टीनियंस के साथ पूरी दुनिया क्या खेल खेल रही है, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज। सो डिप्लोमैटिक फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, येमेन, ट्यूनीसिया, पाकिस्तान जैसे ऑलमोस्ट सभी इस्लामिक कंट्रीज आज पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई इस्लामिक देश पैलेस्टीन को एड दे रहा है, तो कुछ लिटरली अपने सिटीजन्स को पैलेस्टीन के लिए लड़ने भेज रहे हैं। बट ये पूरा सिचुएशन जैसे दिख रहा है, वो पूरी कहानी नहीं है। इसे देखने का एक दूसरा नजरिया भी है जो अब तक सबसे छुपा रह गया, या इवन कह सकते हैं छुपा कर रखा गया। असल फैक्ट यह है कि पैलेस्टीन का जितना भी नुकसान इन अरब कंट्रीज ने किया है, उतना शायद ही इजराइल ने पैलेस्टीन का किया हो। और यह चीज अब तक सामने क्यों नहीं आई है? एंड लेट मी प्रूव दिस टू यू। यह जानना जरूरी है, तभी पैलेस्टीनियंस को असल इंसाफ मिल सकता है। सो आज मैं फ्रेंड्स इतिहास की वो अनसुनी कहानी आपको सुनाऊंगा जो है तो सच्चाई, बट ये चीज कोई भी बताना नहीं चाहता। सो ये पूरा मामला शुरू होता है 29 नवंबर 1947 से, जब यूएन की जनरल असेंबली ने वोटिंग करके रेजोल्यूशन 181 पास किया, जिसके मुताबिक ब्रिटिश कंट्रोल्ड पैलेस्टीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक पार्ट ज्यूइश कंट्री इजराइल होगा और दूसरा पार्ट अरब कंट्री पैलेस्टीन। ज्यूज के लिए कोई कंट्री नहीं होने के कारण दुनिया भर से आए परसिक्यूटेड ज्यूज ने इजराइल को ही अपना कंट्री बना लिया, क्योंकि इजराइल का बेसिक मतलब ही प्रॉमिस्ड लैंड होता है। बाइबल के जेनेसिस 26:2-3 के हिसाब से ज्यूस का यह मानना है कि गॉड ने खुद ही ये जगह ज्यूस को प्रॉमिस किया हुआ है। अब ज्यूइश कल्चर में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये जगह काफी इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि ज्यूस का सबसे इंपॉर्टेंट होली प्लेस जेरूशलेम सिटी भी यहीं पर मौजूद है। पर अरब्स भी इसी लैंड पे कई हजार सालों से रह रहे हैं और इसीलिए वो भी इस लैंड को अपना एंसेस्ट्रल लैंड मानते हैं। इसी झगड़े के बीच 14 मई 1948 को पहले इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन ने यूएन रेजोल्यूशन 181 के तहत इजराइल के इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया। और बस इसके अगले ही दिन यानी कि 15 मई को इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने नए बने इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। यह वॉर ऑलमोस्ट अगले साल तक चला, टिल 1949, जब अरब कंट्रीज ने आर्मिस्टिस लाइन्स अकॉर्ड साइन करके सीज फायर किया। अब दुनिया के लिए तो अरब कंट्रीज अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए लड़े थे, पर फ्रेंड्स ये है वो पिक्चर जो दुनिया को दिखता है या दुनिया को दिखाया जाता है बिकॉज ऑफ सम बिग मैक्रो जियोपॉलिटिकल रीजंस। पर इसके पीछे की असली सच्चाई और उनका फायदा इसमें कुछ और ही था। देखो, 1950s के दौरान इजिप्ट और सीरिया एक देश थे जिनको यूनाइटेड अरब रिपब्लिक UAR बोला जाता था। इस इजराइल पैलेस्टीन वॉर के दौरान UAR फोर्सेस ने साउथ वेस्टर्न पैलेस्टीन और गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लिया और ऑक्यूपेशन के बाद गाजा को रूल करने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तक बना रखा था। वहीं पर दूसरे अरब कंट्री जॉर्डन ने अकेले पूरे वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया था और दोनों कंट्रीज UAR और जॉर्डन ने इस लैंड को 1970s तक होल्ड करके रखा, साइटिंग कि वो पैलेस्टीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगले देश पे आते हैं जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इस पूरे पिक्चर में कैसे कनेक्ट होता है ये देखिए। जो पाकिस्तान आज इतने बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ पैलेस्टीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसी पाकिस्तान के ही न्यूज आउटलेट डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ही फॉर्मर आर्मी चीफ और डिक्टेटर जिया उल हक ने
25,000 पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड किया था। इस इंसिडेंट को ब्लैक सितंबर के नाम से आज भी याद रखा जाता है। इनफैक्ट खुद द डॉन ने यह बताया कि पैलेस्टीनियंस के डेथ का इतना बड़ा नंबर है कि आज तक कभी इजराइल ने भी इतने भारी मात्रा में पैलेस्टीनियंस को नहीं मारा होगा। एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या था, जब 1949 वॉर के बाद वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तब जॉर्डन ने जबरदस्ती पैलेस्टीनियंस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उनके अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया था। और इसी वॉर को लीड करने के लिए जॉर्डेनियन किंग हुसैन बिन तलाल ने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जिया उल हक को पर्सनली इनवाइट किया था। और बस इसी इंटरनल वॉर के समय हक ने उन पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड किया था। इन शॉर्ट, इस वॉर में पार्टिसिपेट होने वाले हर कंट्री को कुछ ना कुछ जरूर मिला था एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम एंड लाइव्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। पाकिस्तान इसीलिए इस वॉर में शामिल हुआ क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता था और उस वॉर में शामिल होने से उसका इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ता। और इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को तो इस वॉर की वजह से अपना लैंड एक्सपांड करने का मौका मिल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स जिसके कॉज के लिए ये वॉर लड़ा जा रहा था, ऐसा दिखाया जा रहा था, उस पैलेस्टीन की जनता को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ लैंड एंड लॉस ऑफ लाइफ। और आज के तारीख में एट प्रेजेंट भी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जहां ये सारे इस्लामिक कंट्रीज कंटिन्यूअसली इजराइल को एक्यूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पैलेस्टीनियंस को यह बता रहे हैं कि वो पैलेस्टीनियंस के दुख को समझते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जब पैलेस्टीनियन सिविलियंस इजराइल के बॉम्बिंग से बचने के लिए इन अरब देशों में रेफ्यूजी मांगने गए, तब इन्होंने अपने बॉर्डर्स को सील कर लिया और सीधे शब्दों में रेफ्यूजीज को अपने अपने देश में वापस जाने के लिए कहा, उन्हें एंट्री तक नहीं दी। उल्टा उनके लीडर्स ने तो अपने इस मूव को बहुत ही वियर्डली जस्टिफाई करने की भी कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सिसी ने पैलेस्टीन के लोगों को यह कहा कि ये वॉर अरब के कॉज के लिए है और इसीलिए कुछ भी हो जाए वो पैलेस्टीन ना छोड़े और वहीं पर रहकर अपने जमीन के लिए लड़े। इनके अलावा जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला ने भी यह कहा कि पैलेस्टीनियंस गाजा को मत छोड़ो क्योंकि पैलेस्टीनियंस को भगाना ये इजराइल का प्लान हो सकता है और इससे शायद इजराइल के जॉर्डन पर अटैक करने के चांसेस हाई हो जाएंगे और इसीलिए उन्होंने पैलेस्टीनियन से कहा वहीं पर रहो। अब इस बात का कोई सेंस बनता है। एंड अगर आप देखो, यही अरब नेशंस अपने मीडिया को यूज करके भी इजराइल पैलेस्टीन वॉर में पब्लिक सेंटिमेंट पैलेस्टीन के फेवर में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम सेंटिमेंट्स जिन्हें ये अपने साइड में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ऐसे न्यूज पंप करके कि इजराइल पैलेस्टीन की आम जनता पर हमला कर रहा है, जबकि कई केसेस में ये कंप्लीटली फेक इंफॉर्मेशन है और सच्चाई तो कुछ उल्टा ही निकल के आ रहा है। बताता हूं कैसे। 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में एक हॉस्पिटल अटैक होता है। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि इजराइल ने गाजा में बॉम्बिंग करके हॉस्पिटल उड़ा दिया। वेल, इस न्यूज को पूरे दुनिया में फैलाने वाली एजेंसी थी कतारी न्यूज एजेंसी अल जजीरा। इनफैक्ट इसी अल जजीरा को रेफरेंस पकड़ के दुनिया के ऑलमोस्ट हर न्यूज एजेंसीज इंक्लूडिंग द गार्जियन, NYT सभी ने इस न्यूज को पब्लिश किया, बट किसी ने भी इसके पीछे की सच्चाई को वेरीफाई नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप अल जजीरा के ही आर्टिकल्स को देखोगे तो इनके हर आर्टिकल में हर बार डेथ नंबर्स डिफरेंट बताए गए। मतलब साफ है, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने डेथ टोल और कितने रॉकेट्स इजराइल ने गिराए इसके सो कॉल्ड एग्जैक्ट नंबर्स प्रिंट कर दिए। लेकिन फिर अगेन कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस मिस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सामने आकर इसके पीछे की असली सच्चाई को सबूत के साथ बताना पड़ा। IDF ने 2 टेररिस्ट का कॉन्वर्सेशन लीक कर दिया जिसमें वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि उन पर जिस गाजा के हॉस्पिटल अटैक का इल्जाम लगाया जा रहा है वो एक्चुअली हमास की सिस्टर टेरर ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का मिस फायर्ड रॉकेट था जो गलती से उनके ही देश में उस हॉस्पिटल में जा गिरा। उसके बाद जैसे ही इजरायली फोर्सेस ने ये ऑडियो रिलीज किया, من علم هذا شكله من علم بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دب اللي هو तब खुद अल जजीरा ने फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी को कोट करते हुए रिपोर्ट किया कि उस हॉस्पिटल अटैक के पीछे पैलेस्टीनियन रॉकेट का हाथ था। अब यहां पर फ्रेंड्स थोड़ा सा अल जजीरा का भी बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल जजीरा ये कतर गवर्नमेंट का माउथ पीस है। जो भी कतर का स्टैंड होता है सिचुएशन में, अल जजीरा का भी वही स्टैंड होता है और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी न्यूज पब्लिश करके अल जजीरा अपने गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पब्लिश करता है सिर्फ, क्योंकि हमास चीफ इस्माइल हनीये
कतर के कैपिटल दोहा से ऑपरेट करता है। इनफैक्ट अभी चल रहे वॉर को भी इस्माइल कतार से ही लीड कर रहा है और इसीलिए 100 बात की एक बात, इस पूरे जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का ही हो रहा है। बस सिर्फ सोचो इस ब्लास्ट में कितने मासूम बच्चे, कितने मासूम लोग मारे गए होंगे। ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन असम्पशंस यही है कि ये नंबर कुछ 100 से 300 के आसपास का है। और कितने ही लोग बेघर हुए होंगे, क्योंकि याद रहे ये हॉस्पिटल एक शेल्टर हाउस का काम कर रहा था, जहां पर पैलेस्टीन की आवाम वॉर से बचने के लिए छुपी हुई थी। अगर आपने उस हॉस्पिटल के बॉम्ब होने के बाद के थोड़े फोटोज देखे होंगे, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वाकई में रूह कपा देने वाला मंजर था। ये बात हमें थोड़ी सी सुकून फिर भी देती है कि हमारे देश भारत ने ऐसे मुश्किल घड़ी में पैलेस्टीन की आवाम का साथ देने के लिए तुरंत 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड और 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा, जिसमें दवाइयों से लेकर सर्जिकल आइटम्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स और अन्य सारे जरूरत के सामान मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वॉर इज स्टिल ऑन। और सबसे क्रूर बात बताऊं, हाल ही में न्यूज आया है कि इजराइल गाजा पर इन्वेड करने वाला है और शायद वीडियो अपलोड होने तक इजराइल ने काफी सारे वार्निंग्स ऑलरेडी जारी कर दिए हैं कि पैलेस्टीन के सिविलियंस गाजा को छोड़ दें। मगर क्या हमास ऐसा होने देगा? बिल्कुल भी नहीं। हमास वहां की आवाम को जबरदस्ती कैद करके रख रहा है ताकि वो उन्हें इजराइल के सामने एज ह्यूमन शील्ड्स यूज कर सके। इनफैक्ट हमास को ही लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसे एक्चुअली दबाने की काफी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये पैलेस्टीन की जनता को मालूम पड़ जाए, और पैलेस्टीन तो छोड़ो हिंदुस्तान की भी जनता को अगर मालूम पड़ जाए, तो इस पूरे जंग में हमास का पलड़ा एकदम हल्का हो जाएगा। क्या आप जानते हो, अगर हमास 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक ही नहीं करता तो आज पिक्चर कुछ और ही होती। शायद अब तक इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका होता और ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व हो चुका होता, क्योंकि अटैक से बस 4 दिन पहले इजराइल ने पैलेस्टीन के लिए इकोनॉमिक एड जारी किया था, जिसमें इजराइल ने गाजा पे लगने वाले गैसोलीन टैक्स को 50% से कम भी कर दिया था। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि पैलेस्टीन में इजराइल अलग अलग टैक्सेस इंपोज करता है, जैसे इनकम टैक्स, फ्यूल टैक्स वगैरह, और उस कलेक्टेड टैक्स को इजराइल पैलेस्टीन को ट्रांसफर कर देता है। अब इजराइल ने पैलेस्टीनियंस पर लगने वाले गैसोलीन टैक्स को कम किया, जिससे पैलेस्टीनियंस के हर साल 80 मिलियन शेकल्स यानी कि कुछ $20 मिलियन सेव होंगे। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के बाकी एड जैसे लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एड्स लाइक वेस्ट बैंक में नए इंडस्ट्रियल जोन का कंस्ट्रक्शन, गाजा के समंदर में मरीन गैस रिजर्वर यानी कि डीप सी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन में हेल्प, और पैलेस्टीनियन डेट में मॉरेटोरियम यानी लोन्स EMIs डिले करना, ऐसे सभी एड से पैलेस्टीन को 270 मिलियन शेकल्स यानी $70 मिलियन का फायदा करवाया था। इसके अलावा सितंबर 2023 में यूएन जनरल असेंबली का 78th सेशन शुरू था। इस सेशन के साइडलाइंस पर 18 सितंबर को सऊदी अरेबिया, द लीग ऑफ अरब नेशंस, EU, इजिप्ट और जॉर्डन, ये सभी अरब कंट्रीज और वेस्टर्न एलाइज ने एक साथ आकर एक द पीस डे एफर्ट नाम की मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग भी कंडक्ट की थी। और बेसिकली उन्होंने इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच पीस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए एक कमिटी बनाई थी। इसी मीट में खुद इजरायली PM नेतान्याहू ने यह कहा कि इजराइल का सऊदी के साथ पीस एग्रीमेंट उनके अरब वर्ल्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देगा। सो ऑल इन ऑल वो इजराइल पैलेस्टीन इशू को खत्म करने के करीब थे, क्योंकि सभी अरब देशों का इजराइल से मोस्टली सिर्फ पैलेस्टीन मुद्दे पर ही बहस है। एटलीस्ट दुनिया को यही दिखाया जा रहा है। और इसीलिए अपने 20 अक्टूबर की स्पीच में PM नेतान्याहू ने यह कहा कि ये सब हमास की इजराइल और अरब नेशंस के पीस प्रोसेस को रोकने की चाल है, जिसमें हमास काफी सक्सेसफुल भी रहा। We were on the cusp of expanding that peace, and destroying that move was one of the reasons why this action was taken. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इन्हीं पीस प्रोसीडिंग्स के चलते इजराइल इतने बड़े अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, और आज इसका नतीजा सभी के सामने है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन सिटीजंस और मेजॉरिटी ऑफ द मासेस पीस ही चाहते, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रिगर का काम करती है, और उसके वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एस्केलेट करने लग जाता है और मामला स्केल करने लग जाता है। और ये सब पावर स्ट्रगल के बीच में फंसता कौन है? कॉमन इंसान, सिटीजन। इससे यह चीज भी बिल्कुल साफ है कि इसमें लॉस सिर्फ इजराइल और पैलेस्टीन का नहीं हो रहा है, इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी हो रहे हैं, और इसी जंग का इंडिया पर भी एक बुरा असर पड़ रहा है। वेल फ्रेंड्स, G20 में इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेस इंडिया से ग्रीस विया इजराइल पास होने वाले IMEC ट्रेड रूट को कहा जा रहा है, जो कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर साबित होगा। पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक बहुत ही दुखद न्यूज सुनाया।
उन्होंने ये कहा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बनने से इंडिया से यूरोप का ट्रेड टाइम 40% रिड्यूस हो जाएगा और इससे इंडिया के लिए काफी ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगे। लेकिन अब इस वॉर से ये प्रोजेक्ट हॉल्ट होने के कगार पर है। और अगर आप इस वॉर में करंट सिचुएशन को देखोगे तो यहां से ऐसा ही लग रहा है कि मामला एस्केलेट होने वाला है, बिकॉज अब इजराइल, जैसे आपको पता होगा, बहुत ही जल्द गाजा को इन्वेड करने की भी प्लानिंग कर रहा है। अब ये इन्वेजन पोटेंशियली बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिपल्स क्रिएट करेगा, जिससे कि और भी कंट्रीज इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो सकते हैं, एक्टिवली या इनएक्टिवली इस वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे में जितने टाइम तक ये प्रोजेक्ट हॉल्टेड रहेगा उतना इकोनॉमिक लॉस इंडिया को भुगतना पड़ेगा। अब इसके अलावा भी फ्रेंड्स, इंडिया पर इजराइल हमास वॉर के डायरेक्ट इकोनॉमिक इफेक्ट भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंडिया अपने 85% ऑयल नीड्स को मिडिल ईस्ट से पूरा करता है, पर ईटी के हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट से ये इंपोर्ट्स हैम्पर होने के हाई चांसेस है। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, इंडिया और इजराइल के बीच का जो $12 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें इंडिया सरप्लस यानी कि फायदे में है, वो भी अब ये वॉर शुरू होने से हॉल्ट होने के हाई चांसेस है। सो ओवरऑल इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया को भी कहीं ना कहीं अपने रूप में इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड सबसे ज्यादा प्राइस अगर कोई पे कर रहा है तो वो है इनोसेंट सिटीजन्स ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल बोथ, जो कि इस हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कोलैटरली इसके ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। So all I can suggest for now, friends, is please pray for the better health and safety of these citizens, and let's hope and let's wish कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्द खत्म हो जाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी साइड ऑफ द स्टोरी भी समझ में आ गई जो शायद आपके सामने नहीं थी। एंड आई फील एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज कि प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव जानने मिला जो कि आपको नहीं पता था, तो एक लाइक जरूर ठोकना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि लोगों को इस मामले के सारे डायनामिक्स के बारे में मालूम पड़े। एंड सब्सक्राइब द चैनल गौरव ठाकुर फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, जय हिंद। कोई जीतो कोई हारो, कोई कंफ्लिक्ट पैदा हो, इंसानियत की ही इसमें हार हो रही है। कहीं पे भी देख लीजिए, फ़लस्तीनियों का नुकसान बहुत हो रहा है, इजराइल का भी हो रहा है, मगर इसको बैठ कर देखने वाले वो शैतान लोग हैं। अमेरिका हो, दूसरे कंट्री हो, कोई भी हो, इसको रोकने के लिए आगे नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी नुकसानदेह बात है और इंसानियत को झंझोर देने वाली बात है।